हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक जिसका नाम है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो है ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और इसलिए ही इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ इट्स ट्रेडिशनल मेथड। यानी कि इसमें बात की गई है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति होती क्या चीज़ है और उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। या ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच यानी उसकी जो परंपरागत अप्रोच है, पहले जो अप्रोच अपनाई जाती थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात होती है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है। जैसे इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आगे कुछ भी लिखने से पहले, उसके फीचर्स लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या चीज़ है। देखो, अगर हम इसको ना पढ़ के और हम अगर अपने आप से सोचें तो कंपैरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का कंपैरिजन करना। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, यानी कि दो देशों की राजनीतिक संरचनाओं के बीच में कंपैरिजन ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम अब इसको शुरू करते हैं। देखो, आमतौर पर क्या माना जाता है कि जो तुलनात्मक राजनीति होती है यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, दो से अधिक देशों की हम शासन प्रणालियों को, उनके संविधानों को कंपेयर करते हैं। यानी कि कहाँ कौन सा शासन है, कहाँ कौन सा संविधान लागू होता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो अगर हम यूएसए की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान होता है। और अगर हम बात करते हैं हम यूके की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं होता, बल्कि वहाँ जो है मान्यताएं जो चलती आ रही हैं सदियों से उसी को संविधान माना जाता है। और अगर हम शासन प्रणाली की बात करें तो दोनों की शासन प्रणाली भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम यूएसए की शासन प्रणाली की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल शासन है, यानी वहाँ का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। जैसे अभी रिसेंट में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और अगर हम बात कर लेते हैं यूके की या हम बात कर लेते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर जो हमारा प्रधान मतलब जो मेन है, जो शासन अध्यक्ष है, वो हमारे कौन होते हैं, वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। और मेन जो पावर किसके हाथ में होती है, वो होती है प्रधानमंत्री के हाथों में। यानी कि अमेरिका में जो है फेडरल सिस्टम जिसको बोला जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जाता है, और यूके में जो है वो यूनिटरी सिस्टम है। तो दो या दो से अधिक देशों की जब हम शासन प्रणालियों की, उनके संविधानों की तुलना करते हैं तो आमतौर पर उसी को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति बोलते हैं। लेकिन ये देखा गया कि ये जो है तुलनात्मक राजनीति का व्यापक रूप से इसका अर्थ नहीं है, संकुचित है, मतलब बहुत छोटा अर्थ है। अगर हम बड़े मायनों में इसको देखने जाएं तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें सिर्फ दो देशों की शासन प्रणालियों का ही कंपैरिजन नहीं होता, उनके संविधानों का कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जो काम करने वाले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे कि वहाँ की विधान पालिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका का कंपैरिजन करना वो भी उसमें शामिल होता है। या जो दूसरे तत्व हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, यानी वहाँ पर बनने वाले दबाव समूह, वहाँ पर होने वाले एनजीओस, ट्रेड यूनियंस वगैरह जो होते हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो इन सब का जो है समग्र रूप से अध्ययन करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। अब हम इसके थोड़े से हिस्टोरिकल व्यू को देखते आएंगे कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की बात कर लेते हैं, दूसरे विश्व युद्ध तक की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस टाइम पर जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता था वो सिर्फ औपचारिक संस्थाओं तक शामिल था, उसमें अनौपचारिक संस्थाओं का कोई जगह नहीं थी। औपचारिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जिसको डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। जैसे कि कार्यपालिका कैसे काम करेगी, विधान
न्यायपालिका कैसे काम करेगी, हमारे कोर्ट्स वगैरह कैसे काम करेंगे। तो ये हमारी जो होती हैं ये औपचारिक संस्थाएं हो जाती हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है जैसे कि कोई NGOs हैं, कोई दबाव समूह बनते हैं, या दूसरी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर कैसे काम हो रहा है, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता था, सिर्फ औपचारिक संस्थाओं को शामिल किया जाता था। और इनको ही तुलनात्मक राजनीति में यूज़ करने वाले जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, तो ये सब जो है वो सिर्फ औपचारिक संस्थाओं के कंपैरिजन को ही शामिल करते थे। लेकिन जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो इसमें औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का कंपैरिजन करना भी नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके साइलेंट फीचर की बात करें तो साइलेंट फीचर की बात करने से पहले हम देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने जो है तुलनात्मक राजनीति की अलग अलग डेफिनेशन दी, तो उसको हम जो है कैसे क्या क्या डेफिनेशन दी उसको अब हम पढ़ते हैं। पहले है एडवर्ड ए फ्रीमैन। फ्रीमैन क्या कहते हैं? फ्रीमैन का मतलब ये इनका कहना ये होता है कि जो तुलनात्मक राजनीति है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हम जो है बहुत प्रकार की सरकारी भी और साथ ही साथ जो अलग दूसरी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन और हम विश्लेषण करते हैं। यानी जो हमारे सरकार जैसे जो हमारी कार्यपालिका है, विधान पालिका है, न्यायपालिका, उनका भी और साथ के साथ जो दूसरी और राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सब का कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। दूसरा हमारा है ब्रायवंती। ब्रायवंती क्या कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर है, उस सामाजिक व्यवस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनकी पहचान करना और कैसे कैसे वो प्रभाव डालते हैं, उनकी तुलना करना ही हमारा पास क्या कहलाता है, तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तीसरा है मैक्रिडिस का। मैक्रिडिस क्या कहते हैं कि जो हेरोडोटस हैं या जो अरस्तु के टाइम से ही हैं, तो वहाँ से ही अगर बात करें तो वहाँ से ही जो तुलनात्मक राजनीति है वो मतलब उसमें क्या किसका कंपैरिजन किया गया है, वहाँ से ही तुलनात्मक राजनीति में उनके मूल्यों का, कौन से विश्वास हैं, कैसी सरकारें हैं, उन सरकारी व्यवस्थाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन कारकों में किसी भी दो देशों में कौन सी समानताएं हैं, कौन सी असमानताएं हैं, तो इनका अध्ययन ही जो है वो कहलाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर दूसरा जब हम बात कर लेते हैं, एक आते हैं जीन ब्लॉडेल। इनके अनुसार क्या है कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, तुलनात्मक राजनीति में जो हमारा वर्तमान विश्व है उसकी जो राष्ट्रीय सरकार है उनका हमें कंपैरिजन करना होता है कि सरकारों का कंपेयर करें, तो वो हमारे पास कहलाता है तुलनात्मक राजनीति। फिर हमारे पास जो है S.M. कर्टिस, जिसकी डेफिनेशन को इन्होंने सबसे ज़्यादा उपयुक्त डेफिनेशन माना है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसको उपयुक्त माना गया है, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी हो जाता है। तो M. कर्टिस क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है उनका संबंध किस किस से है, उनका संबंध राजनीतिक संस्थाओं से, जो जैसे जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान पालिका है, विधानसभा है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं यानी उनकी राजनीतिक संस्थाओं से, और साथ ही साथ उनका राजनीतिक व्यवहार जो है वो उनमें कैसी कैसी समानताएं हैं, कैसी विषमताएं हैं, कैसी असमानताएं हैं। यानी कि जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ की कार्यपालिका की अलग, न्यायपालिका की अलग, तो विधान पालिका की अलग, उनकी गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर अलग, कौन सी किस टाइप की गवर्नमेंट्स हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, तो इन सब का जो अध्ययन होता है वो तुलनात्मक राजनीति जो है वो माना जाता है। ठीक है, इसलिए एम कर्टिस की डेफिनेशन, क्योंकि इन्होंने एक ब्रॉड डेफिनेशन दी है, इसलिए इसको जो है ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, अब दो चीज़ें आती हैं, हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि दो चीज़ें आती हैं, एक तुलनात्मक राजनीति होती है और एक तुलनात्मक शासन होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति क्या चीज़ होती है, तुलनात्मक शासन क्या चीज़ होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखो जो अब ये कहते हैं कि जो रॉबर्ट्स हैं या जो ब्लॉडेल हैं, एडवर्ड फ्रीमैन है, तो ये दोनों ये कहते हैं, ये ऐसे विद्वान कहते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है और तुलनात्मक शासन है दोनों ही डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है? रॉबर्ट्स के अनुसार दोनों में क्या अंतर है कि देखो जो तुलनात्मक शासन है, तुलनात्मक शासन का प्रयोग जो तुलनात्मक शासन है वो उसमें जो हम कंपेयर करते हैं वो बहुत ही छोटे लेवल पे कंपेयर करते हैं, और तुलनात्मक राजनीति में हम
बहुत बड़े लेवल पे कंपेयर करते हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति में हम क्या देखेंगे, सिर्फ हम देखते हैं राज्य, उनकी संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, वहाँ पर कौन से राजनीतिक दल हैं, मतलब किस पार्टी की सरकार है, किस पार्टी की सरकार नहीं है। तो ये हम बात कर रहे हैं शासन की। यानी कि जैसे हम इंडिया अमेरिका की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल है, डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ पर मोदी है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो मतलब गवर्नमेंट कौन सी है, वहाँ पर कौन सा राजनीतिक दल है, उनकी संस्थाएं क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं राजनीतिक शासन। और जब हम बात करते हैं राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति की, वो तुलनात्मक शासन था। जब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की, सिर्फ वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है, वो कैसे काम कर रही है, ये चीज़ें ही नहीं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है और कैसे वहाँ पर काम हो रहा है, कैसे वहाँ के कबीले, मतलब जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे वहाँ पर कबीले या निजी संस्थाएं कहीं होती है, या जैसे कहीं आदिवासियों का शासन चल रहा है, कहीं पंचायत गवर्नमेंट है, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो ये सब को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास तुलनात्मक राजनीति हो जाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति एक ब्रॉड एरिया है और तुलनात्मक शासन जो है वो एक सीमित एरिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यानी कि हमें जब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की, तो हमें सिर्फ वहाँ की शासन प्रणालियों का ही अध्ययन नहीं करना, बल्कि वहाँ पर जो है जो दूसरे हमारे पास जो उनका पूरी राजनीति है, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, उस पर्टिकुलर सरकारों की, उनको हमें कवर करना है। साथ ही साथ उन वहाँ पर जो है बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमें कवर करना है, कैसे वो काम करती हैं, कंपेयर करेंगे उनको कैसे, मतलब वो उनमें समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बात होती है साइलेंट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस। मैं ये मतलब ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देखो, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है। वैसे जब हम बात करते हैं एकेडमिक लेवल पे, तो हमें जो मतलब जो लिखा होता है किताबों में, अगर हम वही लिख के आते हैं एग्ज़ाम्स में तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, परसेंटेज अच्छी मिलती है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देखोगे तो मतलब एक शायद आरबीआई का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें 60% जो है आपको परसेंटेज की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो टॉप एग्ज़ाम्स माने जाते हैं, जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम भी माना जाता है, वहाँ भी अगर आपके सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं तब भी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। और ये चीज़ें जो है हमें बिल्कुल भी उन एग्ज़ाम्स में काम नहीं आती हैं। तो हमें अपनी समझ से लिखना होता है कि हमें क्या इस टॉपिक के बारे में हम समझ सकते हैं, उसको अपनी भाषा में लिख के आओ, आपको मार्क्स ज़रूर से भी ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तब अगर हम बात कर रहे थे उसके साइलेंट फीचर्स की, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम तुलनात्मक राजनीति की अब से बात कर रहे हैं तो हम इसमें तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं देखेंगे। तो उसकी भी दो अप्रोचेज होती हैं। एक होती है जो ट्रेडिशनल अप्रोच चली आ रही है, ये जिसको हम परंपरागत विधि बोलते हैं। एक होता है जो आधुनिक अप्रोच है, जो अभी रिसेंट टाइम पे शुरू होती है। तो उन अप्रोचेस की हम बात करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे परंपरागत विधि की विशेषताएं, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो परंपरागत विधि की विशेषताएं हैं, यानी परंपरागत विधियां किनको माना जाता है कि जो, जैसे इन्होंने लास्ट बोला था कि सेकंड वर्ल्ड वार में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन शुरू होता है, तो वहाँ से, या फिर हम ये कहें कि जब से कभी राजनीतिक शास्त्र आया होगा और वहाँ से जो किसी गवर्नमेंट के जब राजनीतिक विशेषताओं के बारे में बात होती होगी, तो वहाँ जो अप्रोचेस अपनाई जाती थी, वहाँ उस अप्रोचेस को बोला जाता है परंपरागत विधि अप्रोचेस बोला जाता है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया अरस्तु का। अरस्तु ने उस टाइम पे यूनान के 158 नगरों का अध्ययन किया था, और मतलब उस टाइम पे भी उन्होंने कौन सी अप्रोचेस, यानी वो अप्रोच कौन सी कहलाई गई, परंपरागत विधि अप्रोचेस कहलाई गई। अब जो हमारे पास जो आधुनिक समय में भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक शास्त्री हमारे पास हुए हैं, जैसे फ्रेडरिक हुए, हेरोल्ड हुए, मुनरो हुए, इन्होंने भी जो है परंपरागत विधि का ही अध्ययन का ही प्रयोग किया है। देखो, जो परंपरागत विधि अध्ययन है उसके आधार पर जो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन उन पुस्तकों का जो अध्ययन है, उन पुस्तकों का अध्ययन जो है, हम ये नहीं कह सकते कि वो समस्या समाधानात्मक उसको नहीं माना जाता। इसका बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि जो देखो, जो परंपरागत अध्ययन से जो पुस्तकें लिखी गई हैं, शुरुआत की गई है, उनको ये नहीं कह सकते कि ये तुलनात्मक राजनीति का ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है, वृहद उसको तरीके से उसको डिफाइन किया गया, बल्कि वो क्या है, वो एक बीज मात्र है।
शुरुआत है। जैसे कि अगर हम मतलब हमारे दादा परदादा हैं, उन्होंने कोई बीज लगाया है और उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो बीज लगाया तो उसी टाइम पे वो पेड़ बन गया है, नहीं, धीरे धीरे जनरेशन्स आती रही और उसमें जनरेशन्स जो है अपना कंट्रीब्यूशन देती रही, ऐड करती रही, पानी खाद वगैरह। उसके बाद लगा, सोचो दादा परदादा उस पेड़ को लगाते हैं और उसका फल हम खाते हैं, यानी वो पेड़ जो है वो हमारे टाइम पे वो बीज हमारे टाइम पे जाकर पेड़ बनता है। तो ऐसे ही जो परंपरागत मतलब जो राजनीतिक शास्त्री हुए जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है, तो वहाँ पर वो सिर्फ क्या है, वो बीज है, और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो उसका क्या है, वो पेड़ है। ठीक है, तो जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले विद्वान थे उन्होंने क्या किया, जो संस्थाएं थी, जो शासकीय संस्थाएं थी या जो संवैधानिक ढांचा है, सिर्फ उस पर ही उन्होंने उस टाइम पे फोकस किया था। यानी उस टाइम पे कंपेयर किया गया था। जैसे हम पॉलिटिक्स में भी सबसे पहला या पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा जाता है वही पढ़ा जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताना है कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या समानताएं हैं, उसमें क्या असमानताएं हैं, तो वो बताना है। तो उसी चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया, वहाँ की शासन प्रणालियों के बारे में बताया, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया है। ठीक है, यानी कहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और बेसिकली इनका जो स्टडी था ना, वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देशों पर ज़्यादातर फोकस्ड था, वहीं के इन्होंने ढांचे का ज़्यादा जो है वो अध्ययन किया है। तो आरसी मैक्रिडस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण पर ध्यान देने जाएं तो परंपरागत दृष्टिकोण में मतलब क्या होता था, वहाँ पर क्या होता था, सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, यानी कौन कौन सी गवर्नमेंट है, साथ ही साथ वहाँ पर कैसी शासन प्रणाली है। जैसे यूएसए में कैसे है, यूएसए में फेडरल सिस्टम है, संघात्मक राज्य है, और यूके जो है वो एक यूनिटरी है, एकात्मक राज्य है। तो वो चीज़ ध्यान में दी जाती थी कि यहाँ कि ये जो मेन शासन प्रणाली है वो कैसा था। बल्कि मतलब ये चीज़ें नहीं ध्यान दी जाती थी कि जो बाकी उनमें ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो कैसे काम करती थी, उन चीज़ों पे कोई फोकस नहीं होता था। इसलिए इस दृष्टिकोण में असंतोष माना गया, और साथ ही साथ इसमें जो है ये माना गया कि इसमें नवीनीकरण, मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। मैक्रिडस आगे क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो तुलनात्मक अध्ययन है वो केवल नाम से तुलनात्मक रहा, यानी कि वो क्या, उसमें क्या क्या ये लोग क्या करते थे, ये लोग मतलब किसी एक देश की स्ट्रक्चर को उठा लेते थे, संविधान को उठा लेते थे, उसकी विशेषताओं के बारे में बताने लग जाते थे, तो मतलब उस देश के बारे में बताने लग जाते थे। तो ये बेसिकली क्या करते थे, वो सिर्फ नाम का तुलनात्मक अध्ययन करते थे, लेकिन वो फोकस करते थे विशेषताओं पे। वो मतलब ये चीज़ बताते थे कि यहाँ पर ये चीज़ समान है, ये चीज़ असमान है, लेकिन वो ये चीज़ कभी नहीं बता पाए कि आखिर ये ऐसा क्यों है। मतलब वो फैक्टर्स नहीं ढूंढ पाए, कारक नहीं ढूंढ पाए कि उन दोनों के जो समानता या असमानताएं हैं वो ऐसा क्यों है। तो ये माना गया कि जो तुलनात्मक अध्ययन है वो सिर्फ नाम का तुलनात्मक अध्ययन रहा, क्योंकि इन्होंने विदेशी सरकारों का अध्ययन किया है, वहाँ की संरचनाओं का, वहाँ के संगठनों का इन्होंने अध्ययन किया है। तो जो मैक्रिडस कहते हैं कि इसी के अनुसार इन्होंने क्या किया, जो विदेशी सरकारों का इन्होंने अध्ययन किया है। तो मैक्रिडस के अनुसार कौन कौन सी विशेषताएं मानी गई परंपरागत विधि की, तो पहली विशेषता थी एसेंशियली नॉन कंपैरेटिव, प्रधानतः अतुलनात्मक। हमें थोड़ा बहुत जो है वो इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदी वर्ड्स होते हैं ना वो आपको एकदम कंफ्यूज कर देते हैं, जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो आपको एकदम क्लियर कट आपको मतलब समझा देते हैं। देखो जैसे एसेंशियली नॉन कंपैरेटिव, अब इस वर्ड को देखें तो हम इस वर्ड से ही डिफाइन कर सकते हैं, हमें अंदर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या कहता है, नॉन कंपैरेटिव, मतलब यहाँ पर तुलना नहीं की गई है, और हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति का। लेकिन ये कह रहा है कि जो परंपरागत विधि थी वो एसेंशियली नॉन कंपैरेटिव थी, यानी वहाँ पर जो तुलना थी वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलती थी, इसलिए उसको मैक्रिडस ने बोला ये कि अतुलनात्मक है। इन्होंने अतुलनात्मक क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने विभिन्न मतलब अलग अलग देशों का अध्ययन किया कि अलग अलग देशों में कैसे शासन होता है, शासन व्यवस्थाएं वहाँ पे कैसे चलती हैं, वहाँ का संविधान कैसा है, कि मतलब तो शासन की कंपैरिजन किया, तो उसका भी कंपैरिजन किया, जैसे कि वही अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन होता है, भारत में प्रधानमंत्री का शासन होता है, मतलब ये चीज़ उन्होंने कंपेयर करी।
तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये क्या है कि आप बता रहे हो कि किस किस की शासन है, मतलब भाई कि इंडिया में एनडीए सरकार है, वहाँ पर रिपब्लिक है। तो मतलब ये सिर्फ इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर बताया, बाकी इन्होंने ज़्यादा कुछ फोकस इस पर ज़्यादा कुछ तुलना नहीं की, बल्कि इन्होंने तो ये बोला है कि जो परंपरागत उपागम है उसको इन्होंने कंट्री बाय कंट्री स्टडी बोला है, यानी देश देश का अध्ययन इन्होंने किया है, पूरे एक देश को उठाया, दोनों देशों को कंपेयर करे, पर इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो यानी कि ये मैक्रिडस कहते हैं कि अगर हम किसी भी परंपरागत अगर हम किसी भी परंपरागत स्तर के संदर्भ को, मतलब मतलब पहले के अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को उठा लेते हैं, किसी पुस्तक को उठा लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है इसी दृष्टिकोण की प्रधानता मिलेगी, यानी वहाँ पर दो देशों को उठाया गया होगा, उनकी शासन प्रणालियों को कि किसका शासन है, कैसे संविधान काम करता है, इनको ही कंपेयर किया गया। और ये भी देखा गया कि जो ऑग है वो क्या कहते हैं, उन्होंने भी क्या ब्रिटेन का, जर्मनी का, इटली का, इन्हीं की देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था, यानी सिर्फ यूरोपियन एक जगह पर फोकस किया। जबकि हम कंपैरेटिव जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करते, बल्कि हम जो है उसको ब्रॉड वे में, यानी कि पूरी कंट्रीज़ पे फोकस किया जाता है। अच्छा, इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है एसेंशियली डिस्क्रिप्टिव, प्रधानतः वर्णनात्मक। देखो, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है, यानी इसको वर्णन किया गया, एक किस्म से निबंध इस पे लिख दिया गया है, इन तुलनाओं पे एक किस्म से ग्रंथ लिख दिया गया है वहाँ की शासन प्रणालियों पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रंथ, मतलब एक किस्म से जहाँ पर जो ग्रंथ लिखे उनमें जो है वैज्ञानिक तरीके का, वैज्ञानिक या व्यवस्थित तुलनात्मक का अध्ययन है। मतलब यहाँ पर जो है ये देखा गया कि जो संस्थाएं हैं उन्हीं पे ध्यान दिया गया, बल्कि जो वहाँ पर और जो दबाव समूह हैं, जो हित समूह हैं, जैसे कोई एनजीओ उभर के आ रहे हैं, या जैसे सरकार के लिए दबाव समूह कौन हो जाते हैं, जैसे कोई ट्रेड यूनियन अपनी अलग से यूनियन बना रहे हैं, वो अलग से हो जाते हैं, कोई एनजीओ दबाव डाल रही है, और दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हैं इनमें शामिल ही उनको नहीं किया गया। जबकि आधुनिक राजनीति में क्या है, इन चीज़ों को भी पूरी तरह से फोकस्ड किया गया। दूसरा क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, सिर्फ कुछ कंट्रीज़ को ही फोकस किया, जैसे इंग्लैंड को, फ्रांस को, अमेरिका को, मतलब पश्चिमी देशों को इन्होंने फोकस किया, वहाँ स्टडी की, तो इन्होंने सोचा कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। बल्कि इन्होंने दूसरे देशों को, जैसे कि अगर हम बात करें एशिया की, मतलब अफ्रीका वगैरह के देशों की बात करें, तो वहाँ पर इन्होंने शामिल नहीं किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, अगर कंपेयर भी किया तो सिर्फ समानताएं असमानताएं बताई, ये नहीं बताया कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, हालांकि ये बताया जाता है कि ऑग और जिंक की एक मॉडर्न फॉरेन गवर्नमेंट, मुनरो की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ यूरोप, और शॉर्टवेल की गवर्नमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप, ये जो पुस्तकें लिखी गई, ये पुस्तकें इसी श्रेणी की मानी जाती हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि जो राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया वो दो तरीके से होता है, एक ऐतिहासिक और विधि संपन्न। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, इनका मेन फोकस क्या था कि कोई भी कंट्री कैसे डेवलप हुई, मतलब भाई यूएसए को आज़ादी मिली, उसके बाद से उन्होंने कैसे कैसे अपना संविधान डेवलप किया, या फिर जो ब्रिटेन था वो उन्होंने कॉलोनियाँ स्थापित की, और उसके बाद जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखित नहीं था, बल्कि वहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशंस, जो ऑर्डर्स पास होते रहे, जो चलती आ रही परंपराएं, उन्हीं को बना दिया गया। यानी कि एक किस्म से इन्होंने कैसे अध्ययन किया था, इन्होंने ऐतिहासिक रूप से उसका अध्ययन किया कि वो कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट हुई, और कैसे वो राज्य जो है वो अस्तित्व में आया, फिर कैसे कैसे वहाँ पर उनकी राजनीति काम करी। बाकी इन्होंने क्या किया, जो मैक्रिडस कहते हैं कि इसमें एक ऐसी विश्लेषण विधि का विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया जिसके अंतर्गत एक पूर्ववर्तीय घटक, एक विशिष्ट घटना और विकास के कालक्रम से अन्य किसी भाषा से संबंध हो सके। मतलब ये क्या कहते हैं कि इन्होंने बोला कि जो इन्होंने अपनाई टेक्निक अपनाई वो ऐतिहासिक थी, यानी कि इन्होंने इन्होंने ये बता दिया कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कौन कौन से फैक्टर्स थे, किस प्रकार से ये फैक्टर्स जो हैं इन्होंने वहाँ के शासन प्रणाली को कैसे जो है प्रभावित किया। तो इन फैक्टर्स के बारे में जो है इन्होंने कोई भी बात नहीं बताई है। ठीक है, और दूसरा ये क्या कहते हैं कि ये जो परंपरागत अध्ययन है, यहाँ पर केवल इसका अध्ययन किया गया कि सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा वैध और संवैधानिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं किया जा सकता है, यानी कौन सी एजेंसी, कौन सी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, सिर्फ ये बताया है।
उसके फैक्टर्स नहीं बताए हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, किसी एक देश को उठाया, वहाँ पर उस देश का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वहाँ की राजनीति मतलब वो लोग कैसे हैं, यूनिटरी हैं, फेडरल सिस्टम है, उनकी इन्होंने पूरी विशेषताएं बता दी, एक निबंध लिख दिया, लेकिन उसको कंपेयर करने का कोई भी कोशिश इन्होंने नहीं की है। ठीक है, फिर बात आती है कि असेंशियली पैरोकियल, यानी कि ये संकुचित है। संकुचित का मतलब क्या होता है कि इन्होंने ना बेसिकली फोकस किया सिर्फ उन कंट्रीज़ पे, यानी पश्चिमी देशों पे इन्होंने सिर्फ फोकस किया। इन्होंने जो है अफ्रीका के देशों को, एशिया के देशों को, ऐसी कंट्रीज़ को जो है इन्होंने शामिल ही नहीं किया अपने अध्ययन में। तो ये इसलिए इसको माना जाता है कि ये जो है एक किस्म से संकुचित अध्ययन इसका माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्योंकि क्या था कि अगर आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हो, राजनीति को कंपेयर करने की बात करते हो, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स ही होंगे और बाकी आप किसी का अध्ययन नहीं कर रहे। इसमें अगर जब आप अध्ययन करोगे तो आप समस्त विश्व की बात करते हो, वहाँ पर जो है वो ये उनको डिफरेंट उनको जो है आप कंपेयर करते हो, और ऐसा नहीं है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर देशों का अध्ययन किया और सोचा कि चलो यार काम पूरा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ों का यहाँ पर अभाव था। वही कॉल फ्रेडरिक ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी में नवीन आधारों पर सरकारों की तुलना करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें भी इनको पूर्ण सफलता नहीं मिली। हरमन फाइनर, कॉल फ्रेडरिक के अध्ययन को भी इस दिशा में प्रयास मात्र ही माना जाता है। यानी ये जो नाम है यहाँ पर कॉल फ्रेडरिक है, हरमन फाइनर है, ये सारे जो है ये एग्जाम्पल्स के तौर पर हम इनको लिख सकते हैं कि ये परंपरागत विधि का इन्होंने जो है प्रयोग किया था। ठीक है, जो एक्सटीन और एप्टर है वो इस दृष्टिकोण के बारे में क्या लिखते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा, मुख्यतः एक संस्कृति समरूपण, वन कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन या समूह को ही इसे अध्ययन किया। मतलब ये क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ जो है पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में स्टडी किया है। इन्होंने बाकी कहीं भी एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन देशों को इन्होंने इस अध्ययन में शामिल नहीं किया। फिर आता है फोर्थ वन, आता है असेंशियली स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि इनका जो दृष्टिकोण था ना वो एक किस्म से पर्टिकुलर संस्थाओं पर ही केंद्रित था। इन्होंने वहाँ पर कौन कौन से मतलब और कौन कौन से वहाँ पर परिवर्तन हो सकते हैं, कैसे कैसे वृद्धि हो सकती है, कैसे विकास हो सकता है, और कौन से समूह इसमें आ सकते हैं, जैसे जनता है, चुनाव है, मतदान है, इन सब का इसने मतलब कंपेयर ही नहीं किया। वहाँ पर सिर्फ ये बता दिया वहाँ पर ऐसी ये पॉलिटिक्स है, वहाँ पर ये गवर्नमेंट है, वहाँ का संविधान ऐसा है, बल्कि बाकी चीज़ें वहाँ पर कैसे चुनाव होता है, कैसे जनता वहाँ पर है, मतदान का तरीका क्या है, वहाँ पर क्या और दबाव समूह है, NGOs कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई हैं। फिफ्थ वन इज़ प्रधानतः प्रबंधात्मक या एक विषयक, यानी कि मोनोग्राफिक है। यानी इन्होंने एक विषय का मतलब ही है, मोनोग्राफी का मतलब ही क्या है कि इन्होंने सिर्फ एक विशेषता के बारे में, एक विशेषताओं को पकड़ा और उसी को इन्होंने विषय वस्तु बनाया और उसी से हर देश के बारे में लिखा। जैसे अगर ये संविधान का लिखना का शुरू हुआ तो इन्होंने अमेरिका का संविधान लिखा, फ्रांस के बारे में लिखा कि वहाँ पर कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि वो सिर्फ एक विषय को उठाया और उस विषय पर इन्होंने एक पुस्तक छाप दी, बल्कि इन्होंने वहाँ पर कंपेयर नहीं किया। उसके अलावा कहते हैं मैक्रीटस ने ये 5 विशेषताएँ इसकी बताई। उसके अलावा भी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे पहली है कि जो अधिकतर कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो अध्ययन होता था, वहाँ पर जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन माना जाता था, वो अध्ययन जो है वो सिर्फ ये माना जाता था कि वहाँ पर जो अध्ययन है वो कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन है। यानी वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखित संविधान है, वहाँ पर उन्हीं की जो शासन व्यवस्था है उन्हीं तक उनको शामिल किया गया। कौन कौन से कानून हैं, कौन सी संस्थाएँ हैं, उसी के अकॉर्डिंग संविधान के अंतर्गत कौन सी संस्थाएँ आती हैं, सिर्फ उन तक इनको फोकस रखा गया। दूसरा है प्रीडोमिनेंटली नॉर्मेटिव स्टडीज़, मुख्यतः आदर्शवादी अध्ययन। यानी कि यह क्या है कि जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की जो व्यवस्था थी उसमें ये क्या माना जाता है। देखो, जब आप किसी को कंपेयर करने चलते हो
तो हम कुछ चीज़ें कुछ बात अपने दिमाग में बिठा के चलते हैं, मतलब पहले हम ये सोचते हैं, जब हम कंपेयर करने चलेंगे तो हम ये सोचते हैं कि नहीं यार हमारे लिए ये बेहतर है, तो यानी कि वो हमारी मान्यता हो जाती है। तो इसमें भी क्या था कि वो मान्यता लेके चलते हैं और साथ ही साथ उन मान्यताओं पे फिर उनको परखा जाता है कि क्या जो हम मान्यताएं लेके चले हैं वो ठीक है या नहीं है, उनको परखा जाता है, एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, कंपेरिजन किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये मान्यताएं लेके चले लेकिन इन्होंने उसको कंपेयर नहीं किया, बल्कि उनको सिर्फ ये बताया कि ये सही है मान्यता या ये गलत है। बट ऑन विच फैक्टर्स, आप ये कैसे बोल सकते हो कि मतलब ये सही है या गलत है? आपने उसके फैक्टर्स नहीं बताए कि आपने मतलब उसको स्टडी किया, तो कैसे स्टडी किया, कैसे आप उसको मानते हैं कि वो सही है या वो गलत है? यानी अगर इन्होंने बोला कि लोकतंत्र श्रेष्ठ है, इसका मतलब वो श्रेष्ठ है, या तो लोकतंत्र को इन्होंने अच्छा बोला या लोकतंत्र को इन्होंने बुरा बोला। पर ये इन्होंने बाकी व्यवस्थाओं का अध्ययन नहीं किया, इन्होंने कंपेयर नहीं किया कि अगर लोकतंत्र है किसी देश में है तो वो क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, और लोकतंत्र है तो वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र चल रहा है, या जिसकी वजह से अगर किसी देश में लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनका इन्होंने कोई कंपेयर नहीं किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया है। आज के लिए इतना ही, और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।